नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जैसा ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, कंप्यूटर की आज की क्लास में हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, उनका कहाँ कहाँ यूज़ है और इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं वो आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। स्पेशली हॉस्टल वार्डन में पूछे गए एमसीक्यूज़ को आज हम प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर आपको घर बैठे छात्रा और अधीक्षक की तैयारी करना है तो हॉस्टल वार्डन का कंप्लीट पैकेज हमारे मोबाइल एप्लीकेशन अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस पर अवेलेबल है। आपको इसमें कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा और मात्र 1499 रुपये में अभी ऑफर चल रहा है हॉस्टल वार्डन पैकेज पे। तो ये ऑफ़र जो है वो लिमिटेड टाइम के लिए आप जो है अगर परचेज़ करना चाहें तो जल्द से जल्द ये जो लिमिटेड ऑफर है उस पर आप परचेज़ कर सकते हैं। छात्र और अधीक्षक का कंप्लीट पैकेज कहाँ पे मिलेगा आपको? हमारे मोबाइल एप्लीकेशन अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस पर। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए हैं उस पर आप जाकर वीडियो देख सकते हैं, या जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9399958991, इस पर आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर भी कर सकते हैं। डेमो के लिए आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ध्यान से आप वीडियो को देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे संबंधित जो है 2014 में भी क्वेश्चंस आए थे और 2016 में भी क्वेश्चंस आए थे। लास्ट में मैं आपको जब प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा। तो पहले हम समझते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दरअसल में होता क्या है। देखिए, सॉफ्टवेयर जो होता है वो प्रोग्रामों या अनुदेशों या नियमों का एक समूह होता है जो कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को नियंत्रित करता है तथा कंप्यूटर के विभिन्न हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है। ठीक है, जितने भी कंप्यूटर के हार्डवेयर हैं वो बिना सॉफ्टवेयर के बेजान हैं। चाहे आप किसी भी चीज़ को ले लो, जैसे अगर हम एक माउस को भी कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर में तो आजकल क्या है, इनबिल्ट सॉफ्टवेयर रहता है, वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो अगर सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा तो किसी भी हार्डवेयर का जो है काम सही तरीके से वो नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर आपका हार्डवेयर आपका इंजन है तो जो सॉफ्टवेयर है वो उसका पेट्रोल है, इस तरीके से आप समझिए, है ना। सॉफ्टवेयर बहुत ज़रूरी है। दरअसल हार्डवेयर कोई भी कार्य स्वयं संपादित नहीं कर सकता। किसी भी कार्य को संपादित करने के लिए हार्डवेयर को निर्देश दिया जाना आवश्यक है और ये जो निर्देश दिए जाने का कार्य है वो हम सॉफ्टवेयर की मदद से करते हैं। सॉफ्टवेयर यह निर्धारित करता है कि हार्डवेयर कब और कैसे किस प्रकार काम करेगा। सॉफ्टवेयर को हम देख या छू नहीं सकते। जैसे कि हार्डवेयर में मैंने आपको पढ़ाया था, डिटेल्ड क्लास में आपको हार्डवेयर के बारे में बताया था। उसमें ये बताया था कि हार्डवेयर जो है जो कंपोनेंट हमको दिखते हैं, जैसे आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, है ना, वो तो आपका हार्डवेयर है, आप समझ रहे हैं। और जो चीज़ नहीं दिखता जैसे एमएस ऑफिस है, उसको आप प्रैक्टिकली आप यूज़ करते हो, आपको ऐसे दिखता नहीं है ना, तो वो चीज़ हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। अगर हार्डवेयर इंजन है तो सॉफ्टवेयर उसका ईंधन है। सॉफ्टवेयर की अनुपस्थिति में हार्डवेयर कोई कार्य स्वयं नहीं कर सकता। तो ये एक बेसिक परिभाषा है सॉफ्टवेयर के बारे में। अब हम सॉफ्टवेयर के प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे। सॉफ्टवेयर को बेसिकली 3 प्रकार से बांटा जाता है: सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और तीसरा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो इन सारे सॉफ्टवेयर्स के भी सब कैटेगरीज हैं, तो उनको हम पढ़ेंगे। जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर को कितने भागों में बांटा गया है, एक्चुअल में क्या है सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो उसको हम समझते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपको क्या क्या पढ़ना है वो हम अब देखते हैं। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्रामों को कहा जाता है जिनका काम सिस्टम यानी कंप्यूटर, सिस्टम क्या होता है ये मैंने आपको बताया था, है ना। तो सिस्टम यानी कंप्यूटर को चलाने और उसे काम योग्य बनाए रखने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर ही हार्डवेयर में जान फूंकने का काम करता है। समझ लीजिए, इसके बिना कंप्यूटर एक बेजान मशीन है। तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो सिस्टम जो सॉफ्टवेयर है उसका मेजर रोल रहता है। बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के जो है कंप्यूटर बेजान है। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर पर हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन कराने में मदद करता है। जैसे कि सिंपल से अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मोबाइल से आप ज़्यादा आसानी से समझ सकते हैं, मोबाइल से आप अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जनरली ज़्यादातर लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, कंप्यूटर लोग कम यूज़ करते हैं। तो पहले मैं आपको मोबाइल में समझा देता हूँ, फिर आपको कंप्यूटर में समझाऊंगा। जैसे कि एंड्रॉयड जो है आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एंड्रॉयड है ना, अगर आप मोबाइल यूज़ करते हैं तो आप अगर आईफोन यूज़ करते हैं तो उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो iOS का होता है। ठीक है, और अगर आप एंड्रॉयड का यूज़ करते हैं तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ कर रहे हैं। तो उसमें क्या है, वो आपका जो है एंड्रॉयड वो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाता है और उसके अंतर्गत जैसे आप गूगल क्रोम यूज़ कर रहे हैं, उसके अंतर्गत आप जैसे
व्हाट्सअप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो व्हाट्सअप है, टेलीग्राम है, यूट्यूब है, जितने भी आप यूज़ कर रहे हैं एप्लीकेशन, उसको हम ऐप्स कहते हैं। ऐप्स मतलब वो एप्लीकेशन का शॉर्ट फॉर्म है ऐप्स। तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसको हम डायरेक्ट जिस पे हम काम करते हैं, और जो इन सारे चीज़ों को रन करता है, जिसके ऊपर ये चीज़ इंस्टॉल होता है, दरअसल में वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको मोबाइल में समझा दिया, अब हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में जैसे ज़्यादातर लोग विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को ही यूज़ करते हैं, और अगर किसी के पास एप्पल का लैपटॉप होगा या फिर कंप्यूटर होगा तो उसमें मैक ओएस करके आता है। तो वो क्या हो गया, एक तरीके से सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। और अगर हम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करें, जैसे एमएस ऑफिस हो गया, है ना, आपका गूगल क्रोम वगैरह होगा, तो ये जब सब है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाता है। अब आगे और डिटेलिंग में आपको समझाऊंगा तो अब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, ये पूरे कंप्यूटर को मैनेज करता है, साथ ही सिस्टम और यूज़र के बीच एक इंटरफेस का काम करता है ना, मतलब कंप्यूटर और यूज़र उपयोगकर्ता के बीच मध्यस्थता का मतलब इंटरफेस का काम करता है। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल की हम बात करें तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, बायोस हो गया, ड्राइवर हो गया, जैसे कि ब्लूटूथ ड्राइवर हो गया, WLAN हो गया, ऑडियो, ये सब क्या चीज़ है आगे मैं आपको बताऊंगा, अब ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, है ना। तो अब हम देखेंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कितने तरीके से होते हैं। अगर हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर को निम्न भागों में कैटेगराइज किया गया है। कंप्यूटर हार्डवेयर की प्रक्रियाओं और कार्यों को ये नियंत्रित करते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, फर्मवेयर और ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर में ये 3 तरीके के ट्रांसलेटर हम पढ़ेंगे, कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर। तो ये सब चीज़ जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही आते हैं। तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। पहला हम देखेंगे कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो अभी मैंने आपको बताया जैसे एंड्रॉयड है, विंडोज़ है, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो चलिए हम इसको और डिटेल से समझते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी कंप्यूटर के सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामों का वह समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम तथा उनके विभिन्न संसाधनों के कार्यों को नियंत्रित करता है। जैसे कंप्यूटर में हम अभी जनरली ज़्यादातर लोग माइक्रोसॉफ्ट ही यूज़ करते हैं, विंडोज़, है ना। तो जो विंडोज़ ओएस है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का जो विंडोज़ ओएस है, वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। वो क्या करता है, आपके कंप्यूटर को ऑन करने में मदद करेगा और उसी के अंदर ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो रन होगा। तो जो आप कार्य है वो डायरेक्टली, तो जैसे आप किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली वो सारा कार्य सिस्टम सॉफ्टवेयर ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन कराने में मदद कर रहा है। यह विभिन्न एप्लीकेशन प्रोग्राम को चलाने का कार्य करता है और समन्वय को भी स्थापित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना हार्डवेयर किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम को क्रियान्वित नहीं कर सकता। अधिकांश ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे कि वीडियो प्लेयर हो गया, वेब ब्राउज़र हो गया, कैलकुलेटर हो गया आदि पहले से ही बने होते हैं। अगर आप जैसे कि अगर आपको थोड़ा बहुत कंप्यूटर का नॉलेज होगा तो बहुत लोग क्या करते हैं, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में सस्ता पड़ेगा लैपटॉप या कंप्यूटर करके खरीद लेते हैं, फिर उसके बाद उसको फॉर्मेट करते हैं और उसमें डालते हैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जब वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, उसको हम कहते हैं उस प्रोसेस को फॉर्मेट करना, ठीक है। तो जब हम इंस्टॉल करते हैं नया ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि वीडियो प्लेयर है और गूगल का जैसे क्रोम आ जाएगा, बाय डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र आ जाएगा, है ना, और कैलकुलेटर वगैरह आ जाएगा। तो ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बहुत सारे क्या होते हैं, जब हम सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ ही ये आ जाता है। बाकी जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो हम ज़रूरत के अनुसार कभी भी इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे हम नया मोबाइल लेते हैं तो क्या होता है, नया मोबाइल लेते हैं तो आपको उसमें एंड्रॉयड ओएस मिलेगा। एंड्रॉयड ओएस क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब उसमें बाय डिफ़ॉल्ट तो आपको देखना क्रोम मिलेगा, यूट्यूब मिलेगा, कैलकुलेटर मिलेगा, ये सब तो मिल जाएगा। उसके बाद अगर आपको कोई चीज़ ज़रूरत है तो आप ज़रूरत के हिसाब से आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। सेम कंप्यूटर में होता है, कंप्यूटर में जो ओएस होता है उसमें कुछ जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो पहले से ही होते हैं और ज़रूरत के हिसाब से हम बाद में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कभी भी इंस्टॉल कर सकते हैं। कंप्यूटर में सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को ही इंस्टॉल किया जाता है। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम को के जो नाम है वो है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, लाइनक्स, मैक ओएस इत्यादि। आगे मैं आपको और डिटेलिंग से बताऊंगा इन
सिस्टम सॉफ्टवेयर्स के बारे में। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के जो नाम है यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि क्योंकि एग्ज़ाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए निम्न में से जो कौन सा सॉफ्टवेयर है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, या फिर कौन सा सॉफ्टवेयर जो है वो ओपन सोर्स ओएस है। ओपन सोर्स का मतलब होता है जो फ्री में अवेलेबल है, जिसके लिए हमें पैसे नहीं देने होते, डायरेक्ट हम उसको डाउनलोड करके फ्री में चला सकते हैं। तो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, जहाँ पे भी कुछ नहीं लिखा है, जैसे कि ये सब पेड है ना, मतलब इसके लिए हमको पैसे देने होते हैं। जहाँ पे ओपन सोर्स लिखा होगा वो मैं आपको अलग से बता दूंगा, वो फ्री होगा। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ फ्री नहीं है, ये पेड है। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के बहुत सारे वर्जन हैं, जैसे कि विंडोज़ 95, विंडोज़ 98, विंडोज़ 2000, ये ईयर के हिसाब से था जब ये आया तब, है ना। उसके बाद विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ एमई का फुल फॉर्म होता है मिलेनियम, फिर विंडोज़ एनटी, विंडोज़ विस्ता, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10, आजकल चल रहा है विंडोज़ 11। तो जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है वो इतने सारे इसके वर्जन्स है, ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ इसलिए फेमस है क्योंकि ये मल्टीटास्किंग ओएस है, मतलब इसमें एक साथ बहुत सारे हम काम कर सकते हैं। इससे पहले से पुराने ज़माने में डॉस चलता था, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी एक तरह का ओएस था, लेकिन वो मल्टीटास्किंग नहीं था, उसमें एक टाइम में एक ही काम आप कर सकते थे, ठीक है। और वो उसका जो है ग्राफिकल इंटरफेस जो है GUI है ना, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, वो उसमें नहीं होता था, उसमें हम कमांड देने पड़ते थे। जबकि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में क्या है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आया, मतलब हमको कमांड नहीं देना है, सिंपली स्क्रीन में आइकॉन दिख रहा है और आइकॉन को क्लिक करके हम सारी चीज़ें कर सकते थे। तो ये सारे फ़ायदे थे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के। फिर अगला है मैक का जो है फुल फॉर्म है यहाँ पे मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम। जो मैक ओएस है वो एप्पल कंपनी, आपने सुना होगा, जो आईफोन बनाता है, तो एप्पल कंपनी का जो ओएस है ऑपरेटिंग सिस्टम, फ़ोन के लिए iOS होता है और लैपटॉप के लिए, कंप्यूटर्स के लिए मैक होता है, ठीक है। तो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम किसका है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है एप्पल कंपनी का, ठीक है। ध्यान रखें, एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, कंपनी का नाम है। उस एप्पल कंपनी के ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम शॉर्ट में मैक हम बोलते हैं, मैकिन्टोश इसका नाम है, ठीक है। तो इसके बहुत सारे वेरिएंट है, तो यहाँ पे आप जैसे मैक OS X 10.0 ये सब तो याद नहीं रख पाएंगे, लेकिन ऑप्शन में क्या थोड़ा सा आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा गेस कर पाएंगे। जैसे कि जितने भी इसके जो वर्जन्स है वो जो है जंगली जानवर वगैरह के नाम पे ज़्यादातर आपको दिखेगा, जैसे कि चीता हो गया, पूमा हो गया, जैगुआर हो गया, पैंथर हो गया, टाइगर, लियोपार्ड, स्नो लियोपार्ड, लायन, माउंटेन लायन। तो इसके जितने भी वर्जन हैं वो आप गेस कर पाएंगे कि मैक का ही वर्जन होगा, है ना, जानवरों के नाम के हिसाब से है। तो मैक और iOS ऑपरेटिंग सिस्टम किसकी है, एप्पल कंपनी की है। और एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, एप्पल कंपनी का नाम है। जैसे यहाँ पे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन कंपनी का नाम जो है वो माइक्रोसॉफ्ट है, तो MS विंडोज़ के लिए इसको कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। तो यहाँ पे इसका लोगो भी मैंने अटैच किया हुआ है, ये MS मैक कंपनी का है, मैक का OS है, और ये MS विंडोज़ का है ना, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का लोगो है। फिर अगला जो है लाइनक्स, या फिर इसको लिनक्स भी कहते हैं, लाइनक्स या लिनक्स OS, ये फ्री मतलब ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब इसके लिए हमें पैसे नहीं देने होते, फ्री में हम इंस्टॉल इसको कर सकते हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें आपको अगर लाइनक्स दिखेगा, लिनक्स दिखेगा तो आप इसको ले सकते हैं। अब अगर आपको ये नहीं दिखेगा तो देखिए इसके जो बहुत सारे वर्जन्स होते हैं, कई बार ऑप्शन में वो चीज़ दिखते हैं, तो जो लाइनक्स OS के वर्जन है उस पर भी आप ध्यान रखेंगे, डेबियन, गेंटू, उबंटू। जैसे कि ऑप्शन में लाइनक्स की जगह क्वेश्चन आ जाएगा कि निम्न में से बताइए कौन सा जो सॉफ्टवेयर है, OS है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो ओपन सोर्स है। तो आपको लाइनक्स की जगह उबंटू दिखेगा तो आप इसको ले सकते हैं, क्योंकि ये सारे लाइनक्स के वर्जन हैं, ठीक है। उबंटू, लाइनक्स मिंट, रेड हैट इंटरप्राइज लाइनक्स, CentOS, फेडोरा, ये सब जो है ओपन सोर्स है, ये सब जो है लाइनक्स के वर्जन्स हैं। फिर अगला है क्रोम OS, ये भी लाइनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, और जो कि लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये जो क्रोम OS है वो गूगल कंपनी के द्वारा बनाया गया है, और इसको भी हम ओपन सोर्स क्रोमियम OS कहते हैं, मतलब ये भी फ्री का सॉफ्टवेयर है। फिर अब आता है आगे MS DOS, माइक्रोसॉफ्ट DOS, और DOS का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे ये ध्यान देंगे, ये सिंगल यूज़र
और सिंगल टास्क वाला जो है ऑपरेटिंग सिस्टम था, इसमें काम करना थोड़ा सा टफ होता था। कोई भी काम करने के लिए हमको कमांड देने पड़ते थे। बाद में जब विंडोज़ आया तो वो उसका जो है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बहुत अच्छा था, GUI बेस्ड था, मतलब उसमें हम आइकॉन को क्लिक करके ही GUI के माध्यम से ही काम कर पाते थे, तो वो जो है बहुत आसान था। फिर आपका आता है यूनिक्स OS, और इसी का जो ओल्ड नाम था वो है जेनिक्स। तो बेसिकली वैसे देखा जाए तो यूनिक्स जो है वो आपका फ्री OS नहीं है, लेकिन इसमें कुछ वर्जन थे जो कि फ्री थे, है ना। यूनिक्स के भी कुछ वर्जन थे, जैसे कि फ्री BSD OS, ओपन BSD। तो इसके नाम में फ्री, ओपन जहाँ पे भी लिखेगा आपको आप यहाँ पे देखेंगे फ्री और ओपन है ना, जहाँ पे भी दिखेगा समझ जाना ये ओपन सोर्स OS मतलब फ्री के OS है, ठीक है। तो आपको याद रखना है फ्री BSD, ओपन BSD और ओपन सोलरिस, ओरेकल सोलरिस, या सिर्फ सोलरिस भी लिखा रहेगा तो आप समझ जाना ये ओपन सोर्स OS है। अब हम देखते हैं मोबाइल फ़ोन के ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मोबाइल फ़ोन के दो प्रसिद्ध ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता है, एंड्रॉयड ये गूगल का है और ये ओपन सोर्स मतलब फ्री का है ना। और दूसरा है iOS, ये आपका जो आईफोन कंपनी है ना, उसका एप्पल कंपनी का जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका जो फुल फॉर्म है iOS का वो है, यहाँ पे आई लिख लेना, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। iOS का फुल फॉर्म है आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम और कंपनी का नाम है एप्पल। इस तरीके के मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में और है, जैसे कि आपका सिम्बियन OS। पुराने ज़माने के हम नोकिया के जो फ़ोन देखते थे नोकिया कंपनी के, उसमें सिम्बियन OS रहता था। विंडोज़ OS, जैसे सिम्बियन OS के बाद नोकिया जो है विंडोज़ OS के भी आपका फ़ोन निकाल रहा था, हालांकि वो उतना ज़्यादा नहीं चला जैसे कि लुमिया वगैरह, ठीक है। फिर ब्लैकबेरी एक अलग कंपनी का आता था, मतलब कंपनी ही ब्लैकबेरी नाम था, उसका OS का नाम भी ब्लैकबेरी था। तो ये सब उतना चला नहीं है। जनरली आपको दो जो OS है ध्यान में रखना है, एंड्रॉयड और iOS। फिर अगला है डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर क्या होता है ये हम समझेंगे। डिवाइस ड्राइवर एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर से जुड़े किसी हार्डवेयर को चलाने में सहायक होता है। यह कंप्यूटर डिवाइसेस और उसके पेरिफेरल्स को जीवन प्रदान करता है, ठीक है। इसको आप बहुत सरल शब्दों में समझाता हूँ, जैसे कि कंप्यूटर के जितने भी पेरिफेरल होते हैं, आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, अगर आप कोई माइक कनेक्ट कर रहे हैं या फिर कोई वीडियो गेमिंग डिवाइस कनेक्ट कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि अगर आप कोई सपोज आपने माइक लिया कंप्यूटर के लिए, तो उसके साथ कुछ फ्री छोटा CD टाइप का मिलेगा और CD में लिखा था उसका ड्राइवर सॉफ्टवेयर है। तो जब हम माइक को इंस्टॉल करेंगे तो वो काम नहीं करेगा, जैसे हम उसके ड्राइवर को इंस्टॉल करेंगे तब वो काम करने लग जाएगा। तो डिवाइस ड्राइवर क्या होता है, ये जो है पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के लिए बना होता है, पर्टिकुलर हार्डवेयर के लिए बना होता है। और जो डिवाइस ड्राइवर है एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर में जान फूंक देता है, ठीक है। जैसे हम माउस को कनेक्ट करेंगे, कीबोर्ड को कनेक्ट करेंगे, या फिर आप गौर करना जब आप नया पेन ड्राइव लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में डालोगे तो थोड़े देर के लिए वो प्रोसेस होता है, उसके बाद वो वर्किंग में आ जाता है। तो क्या होता है, उसको आजकल प्लग एंड प्ले भी कहते हैं। उसमें देखना प्लग एंड प्ले लिखा रहता है। तो प्लग एंड प्ले का क्या मतलब है, उसमें जो डिवाइस ड्राइवर है, डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर वो इनबिल्ट रहता है। जैसे हम उसको इंसर्ट करते हैं USB ड्राइव से, ऑटोमेटिकली वो इंस्टॉल हो जाता है, और एक बार जब इंस्टॉल हो गया तो बार बार उस चीज़ को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो नेक्स्ट टाइम से जब हम PD डालेंगे, पेन ड्राइव डालेंगे, तो फटाफट काम हो जाता है। तो डिवाइस ड्राइवर क्या है, किसी भी जब हम नया डिवाइस को लेते हैं तो आजकल के सारे डिवाइस में क्या वो इनबिल्ट रहता है और उसको वो प्रोसेस करना चालू कर देता है। तो डिवाइस ड्राइवर जब पहले आता था वो इंस्टॉल करना पड़ता था, है ना, लेकिन आजकल इनबिल्ट है। तो आपको समझ आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ, और मैं आपको डिटेलिंग बता देता हूँ। इसे आमतौर पर उपकरण का चालक या उपकरण को चलाने वाला भी कहा जाता है। ड्राइवर्स की मदद से ही कंप्यूटर के सभी कनेक्टेड कंपोनेंट्स और एक्सटर्नल एड-ऑन्स अपने काम को आसानी से कर सकते हैं। माउस, कीबोर्ड, साउंड कार्ड, डिस्प्ले कार्ड, नेटवर्क कार्ड, प्रिंटर, 3G डिवाइस एंड ये सारे जो ड्राइवर्स है इसके लिए ज़रूरत पड़ती है। इनके जितने भी चीज़ मैंने आपको बताया इसके लिए ड्राइवर्स की ज़रूरत पड़ती है। ड्राइवर्स की मदद से ही ऑपरेटिंग सिस्टम किसी को काम असाइन कर सकता है। जैसे कि आप नए प्रिंटर खरीद के आएंगे, नया प्रिंटर आप खरीद कर आएंगे मार्केट से, अब आप इसको जब आप अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करेंगे तो ये
हो सकता है कि सिर्फ प्रिंट आउट ही करे और बहुत सारे इसके फीचर्स हैं जो वर्क ना करे, तो इसके साथ आपको एक सीडी मिलेगा, उसमें रहेगा ड्राइवर्स इसके। जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो इसके सारे फंक्शंस स्टार्ट हो जाएंगे। तो प्रिंटर क्या है, प्रिंटर एक हार्डवेयर है और आपका जो इसका ड्राइवर क्या है वो एक सॉफ्टवेयर है जो इसके लिए बना है। तो डिवाइस ड्राइवर क्या है, किसी भी पर्टिकुलर हार्डवेयर को वो चलाने का काम करता है। और याद रखेंगे कंप्यूटर से जुड़े किसी भी हार्डवेयर को चलाने में सहायक होता है डिवाइस ड्राइवर, और कंप्यूटर से जुड़े पेरिफेरल को जीवन प्रदान करता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कंप्यूटर में जैसे इनबिल्ट बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि ब्लूटूथ हो गया, कीबोर्ड हो गया, और जैसे लैपटॉप में तो आप देखेंगे तो टच पैड वगैरह हो जाता है ना। और उसके अलावा जैसे कि हम स्पीकर्स वगैरह हो गए, स्पीकर लैपटॉप हो या फिर कंप्यूटर्स के हो गए, या फिर आपका वाईफाई वगैरह हो गया है ना। तो ये सारे हार्डवेयर के लिए जो ड्राइवर हैं, अगर वो प्रॉपर नहीं चल रहा है, अगर आपका माइक प्रॉपर नहीं चल रहा है, तो आप चेक करते हैं कि इसका ड्राइवर जो है कहीं करप्ट तो नहीं हो गए, फिर अपडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। जब हम अपडेट करते हैं तो ठीक ठाक चलने लग जाता है। तो जब हम कंप्यूटर को फॉर्मेट करते हैं, तो कंप्यूटर को जब हम फॉर्मेट करते हैं मतलब नया ओएस डालते हैं, जब नया ओएस डालते हैं तो बहुत सारे जो ड्राइवर है वो इनबिल्ट आजकल ओएस में ही इनबिल्ट रहता है, वो इंस्टॉल हो जाते हैं। कुछ जो ड्राइवर्स हैं जैसे कि आपका साउंड कार्ड के लिए हो गया, आपको जो टच पैनल के लिए कुछ ड्राइवर्स इंस्टॉल करना पड़ता है, या फिर आपके जो ग्राफिक कार्ड वगैरह उसके लिए ड्राइवर्स इंस्टॉल करना पड़ता है, उसको एक्सटर्नली हमको अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है ताकि वो अच्छे से काम करे। बाकी ज़्यादातर ड्राइवर्स आजकल इनबिल्ट ही आते हैं। देखिए ड्राइवर का सीडी है, अगर कोई भी नया हार्डवेयर हम ख़रीदते हैं तो उसमें कभी कभी सीडी दे दिया जाता है जिसको आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और आजकल क्या होता है, या तो इनबिल्ट होता है या तो आपको एक वेबसाइट दिया जाएगा कि इस वेबसाइट में जाइए, आप डाउनलोड कर लीजिए और उसको इंस्टॉल कर लीजिए। तो जैसे यहाँ पर आपको बहुत सारे कंप्यूटर के हार्डवेयर दिख रहे हैं, जैसे आपको मेमोरी कार्ड हो गया, ये हार्ड डिस्क वगैरह हो गया, ये आपका रैम वगैरह हो गया, आपका माइक हो गया, आपका यह हेडफोन हो गया, माइक हो गया, प्रिंटर हो गया। जब हम इसको कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं तो इनके लिए भी ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं फर्मवेयर। फर्मवेयर क्या है ये समझते हैं। कंप्यूटर में फर्मवेयर एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो हार्डवेयर डिवाइस में एम्बेडेड होता है। एम्बेडेड मतलब एक तरीके से इनबिल्ट होता है और हार्डवेयर का एक अनिवार्य हिस्सा होता है। इसे कभी कभी एम्बेडेड सॉफ्टवेयर भी कहते हैं क्योंकि वो डिवाइस में एम्बेडेड मतलब इनबिल्ट होता है, उसमें लगा हुआ होता है। फर्मवेयर में किसी भी हार्डवेयर के परफॉर्म बेसिक्स फंक्शंस करने के लिए बेसिक इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम होते हैं, इसलिए फर्मवेयर को हार्डवेयर के लिए सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। फर्मवेयर एक प्रोग्राम होता है जो हार्डवेयर के साथ ही जोड़ कर आता है। देखिए कोई भी हार्डवेयर जो है, अगर जैसे फर्मवेयर की हम बात करें तो किसी पर्टिकुलर हार्डवेयर के लिए कुछ जो निर्देश आवश्यक है, कुछ जो प्रोग्राम आवश्यक है, उसको उसके साथ इनबिल्ट कर दिया जाता है, एम्बेडेड कर दिया जाता है। इसलिए फर्मवेयर को हार्डवेयर के लिए सॉफ्टवेयर या फिर एम्बेडेड सॉफ्टवेयर कहा जाता है। हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के मिश्रण जो है फर्मवेयर कहलाता है। जिस भी हार्डवेयर अथवा स्टोरेज माध्यम जैसे मेमोरी में सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर दिया जाता है वह फर्मवेयर कहलाता है। जैसे कि रोम हो गया, रीड ऑनली मेमोरी। ठीक है, तो रोम क्या है, रोम एक तरह का चिप होता है और रोम में क्या है, कुछ इन्फॉर्मेशन या फिर कुछ चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट जो कंप्यूटर निर्माता कंपनी है वो डाल देता है। जैसे आप ऑन करते हैं कंप्यूटर को तो रोम से संबंधित जो डेटा है, अगर जैसे कि कुछ लोगो लगाना है, जब कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो रोम में जो भी चीज़ें होती है वो दिखती है। तो रोम में क्या है, सॉफ्टवेयर एम्बेडेड है, तो रोम भी एक तरीके से फर्मवेयर हो गया। बायोस हो गया, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम हो गया, बायोस है ना। और प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर्स वगैरह इसमें रहते हैं रोम और बायोस वगैरह में। तो ये एक तरीके का फर्मवेयर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया फर्मवेयर क्या है। फर्मवेयर वो चीज़ है जिसमें आपका हार्डवेयर तो है ही लेकिन उसमें एम्बेडेड कुछ प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर है। जैसे कि रोम क्या होता है, बायोस क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, फर्मवेयर एक ऐसा ऑपरेशनल सॉफ्टवेयर है जो फ्लैश, रोम या ईप्रोम मेमोरी चिप में एम्बेडेड होता है। यह किसी भी सिंगल हार्डवेयर के सभी एक्टिविटीज़ को मैनेज और कंट्रोल कर सकता है। सिंपल शब्दों में कहें तो फर्मवेयर को आप हार्डवेयर के लिए सॉफ्टवेयर के रूप में समझ सकते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ये इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज ट्रांसलेटर, इसके प्रकार भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से समझिएगा। मैं बहुत ही सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करूँगा।
यह हाई लेवल लैंग्वेज वाले सोर्स कोड को मशीन लैंग्वेज कोड में अनुवाद करने वाला इंटरमीडिएट प्रोग्राम है। देखिए कंप्यूटर जो है वो मशीनी भाषा मतलब 01011110 01 और 1 इसको समझता है कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर जो है मशीनी भाषा को समझता है, और जो हम हैं वो हम अपनी भाषा जैसे हाई लेवल लैंग्वेज को हम समझते हैं। तो जब हम हाई लेवल लैंग्वेज को एंटर करते हैं तो कंप्यूटर उसको कैसे समझेगा, है ना, और इसको इसमें कन्वर्ट कौन करेगा, तो वो काम करेगा लैंग्वेज ट्रांसलेटर। जैसे सिंपल सी बात है, अगर हमको इंग्लिश समझ नहीं आता तो हम क्या है गूगल ट्रांसलेटर को यूज़ करते हैं, वो हिंदी को इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट कर देता है और हमको समझ में आ जाता है। मान लो कोई चीज़ जो है आपका अलग लैंग्वेज में लिखा है, मतलब तमिल में लिखा है और आपको समझना है, तो आप किसी भी ट्रांसलेटर को यूज़ करेंगे, उस इमेज को खींचेंगे या फिर आप उस चीज़ को टाइप करेंगे और आप ट्रांसलेटर का यूज़ करेंगे तो वो ट्रांसलेट करके आप जिस लैंग्वेज में समझते हैं, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो या जिस लैंग्वेज में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं आप कन्वर्ट कर सकते हो और आप समझ सकते हो। सेम काम कंप्यूटर करता है। कंप्यूटर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेटर का यूज़ करके जो कंप्यूटर समझता है उस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, मतलब मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। उसके बाद वो इस चीज़ को समझता है, फिर वो जाकर रिजल्ट देता है, ठीक है। तो अनुवाद करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कंप्यूटर केवल और केवल मशीनी भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का ही पालन कर सकता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर को मुख्यतः कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर 3 श्रेणियों में बांटा गया है। अब इसको ध्यान देंगे, ट्रांसलेटर को 3 श्रेणी में बांटा गया है, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ठीक है। तो अब इसको हम समझेंगे ये तीनों क्या है। तो आपने ट्रांसलेटर का कॉन्सेप्ट समझ लिया। ट्रांसलेटर क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में बदलता है। एक्सेप्ट आपका असेंबलर, असेंबलर क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में बदलता है, ठीक है। और असेंबली लैंग्वेज को हम लो लेवल लैंग्वेज समझते हैं, ठीक है। तो अब चलिए इसके बारे में डिटेल समझते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा। पहला है कंपाइलर। कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम है जो किसी उच्च स्तरीय भाषा को, उच्च स्तरीय भाषा मतलब हाई लेवल लैंग्वेज, तो इस उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम का ट्रांसलेशन कंप्यूटर की मशीनी भाषा में ये कर देता है। और कंपाइलर जो है इंटरप्रेटर से फास्ट होता है। कंपाइलर जो है पूरे प्रोग्राम को मतलब पूरे पेज अगर वो एक साथ पढ़ेगा कंपाइलर, तो इंटरप्रेटर क्या होता है वो एक एक लाइन पढ़ के कन्वर्ट करेगा। तो उन दोनों में मैं अंतर भी आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको कंपाइलर पढ़ा रहा हूँ। कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को कंप्यूटर की मशीनी भाषा में कन्वर्ट कर देता है। कंपाइलर किसी सिस्टम सॉफ्टवेयर का वह भाग है जिसे कंप्यूटर के साथ ही खरीदा जाता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए हर अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए अलग कंपाइलर होते हैं। किसी कंप्यूटर में एक से ज़्यादा कंपाइलर भी हो सकते हैं। तो कंपाइलर को जो है जो कंप्यूटर बनाता है वो फिट करके देता है ना। कंपाइलर एक प्रोग्राम है जो उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्रामों या सोर्स कोड को मशीनी भाषा या प्रोग्राम में रूपांतरित करता है या पूरे प्रोग्राम को एक बार में पढ़ता है। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे, कंपाइलर क्या करते हैं, पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में पढ़ देगा, सारी गलतियों को बता देगा और गलतियों को दूर होने पर प्रोग्राम को मशीनी भाषा में तुरंत रूपांतरित कर देगा। मतलब कंपाइलर जो है एक बार में पूरा पेज पढ़ लेता है, पूरे प्रोग्राम पढ़ लेता है। अब हम बात करते हैं, पहले मैं इंटरप्रेटर बता देता हूँ ताकि आप कंपाइलर और इंटरप्रेटर में कंपेयर करके समझ सके। इंटरप्रेटर भी सेम काम करता है, उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में दिए गए निर्देशों को निम्न स्तरीय भाषा मतलब मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है। जो काम कंपाइलर करता है सेम काम इंटरप्रेटर करता है, लेकिन अंतर क्या है ये हम आगे देखेंगे। इंटरप्रेटर क्या करता है, हर निर्देश को एक एक करके ट्रांसलेट करता है, जबकि कंपाइलर में हमने देखा कि पूरे प्रोग्राम को एक बार में पढ़ता है और ट्रांसलेट कर देता है। लेकिन इंटरप्रेटर क्या है, इंटरप्रेटर थोड़ा स्लो काम करता है, हर निर्देश को एक एक करके ट्रांसलेट करता है। एक निर्देश को ट्रांसलेट कर बिना संग्रहित किए बिना ये क्रियान्वित करता है ना, एक एक करके ये ट्रांसलेट करता है। फिर क्या होगा, जैसे एक निर्देश को ये ट्रांसलेट करेगा उसके बाद दूसरे निर्देश को ट्रांसलेट करेगा। इस तरह जब सारा प्रोग्राम क्रियान्वित हो जाता है तो अंत में ये प्रतिक्रिया देता है, मतलब ये तो थोड़ा सा स्लो है ना। अब असेंबलर क्या होता है, असेंबलर असेंबली भाषा, असेंबलर नाम से ही स्पष्ट है, असेंबलर असेंबली भाषा है ना, तो असेंबली भाषा से असेंबलर नाम है इसका। और असेंबली भाषा होता है निम्न स्तरीय भाषा। तो असेंबलर क्या करेगा, निम्न स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में ये रूपांतरित करता है। जबकि आपका कंपाइलर और इंटरप्रेटर ये दोनों ऐसी चीज़ें थी जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है, जबकि असेंबलर
निम्न स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है। असेंबलर जो है कंप्यूटर का वह प्रोग्राम है जो असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए कोड जैसे कि नेमोनिक कोड को मशीनी भाषा यानी कि बाइनरी कोड 0 1 में बदल देता है। तो चलिए आपको समझ में आ गया होगा कि क्या चीज़ होता है असेंबलर और आपका इंटरप्रेटर। अब हम इन तीनों में कंपेयर भी कर लेते हैं ताकि जो बचा कुछ कन्फ्यूज़न है वो भी क्लियर हो जाए। तो कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर, इसको हम समझते हैं। कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को ये जो है मशीन में कन्वर्ट करता है, मशीन लैंग्वेज में, और असेंबलर भी वही काम करता है, सॉरी इंटरप्रेटर भी वही काम करता है। हाई लेवल में लैंग्वेज जो भी होता है उसको मशीनी लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करता है, और असेंबलर जो है असेंबली प्रोग्राम को असेंबली प्रोग्राम या फिर असेंबली भाषा को, मतलब निम्न स्तरीय भाषा को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। कंपाइलर में एरर को ढूंढना काफ़ी कठिन है क्योंकि ये एकदम फट से एक ही बार में सभी चीज़ों को कन्वर्ट कर देता है। इंटरप्रेटर में एरर को ढूंढना आसान है क्योंकि ये एक एक लाइन को एक एक बार अनुवाद करते जाते हैं फिर काम करता है। असेंबलर में देखते हैं एरर को ठीक करने में परेशानियों का सामना इसमें करना पड़ सकता है। कंपाइलर यूज़ जो है C++ में किया जाता है। इंटरप्रेटर का यूज़ रूबी, पाइथन और PHP, लिस्प इत्यादि में किया जाता है। असेंबलर का यूज़ असेंबली लैंग्वेज में किया जाता है। कंपाइलर मेमोरी में ज़्यादा स्पेस घेरता है, इंटरप्रेटर मेमोरी में कम स्पेस घेरता है क्योंकि यह कोई ऑब्जेक्ट फाइल नहीं बनाता, इसमें मेमोरी स्पेस की ज़रूरत पड़ती ही नहीं। तो यहाँ पे ये जो चार्ट है, ये जो टेबल है ना, ये आप अगर ध्यान में रखेंगे तो सब कुछ आप आसानी से कंपेयर करके याद रख सकते हैं। असेंबलर लो लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। इंटरप्रेटर और कंपाइलर ये दोनों सेम काम करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये एक पेज को एक बार में कर देगा तो ये एक एक लाइन को एक साथ करेगा, बस इतना इसमें अंतर है। अब प्रोग्रामिंग भाषाएं क्या होती हैं वो हम देखते हैं। तो प्रोग्रामिंग भाषा में हम पहले पढ़ते हैं निम्न स्तरीय भाषाएं, लो लेवल लैंग्वेज। निम्न स्तरीय भाषाएं कंप्यूटर की आंतरिक कार्य प्रणाली के अनुसार बनाई जाती है तथा ऐसी भाषाओं में लिखे गए प्रोग्रामों में पालन करने की गति अधिक होती है, क्योंकि कंप्यूटर जो है डायरेक्ट निम्न स्तरीय भाषा को समझती है, हाई लेवल लैंग्वेज को डायरेक्ट नहीं समझता, उसके लिए उसको कन्वर्टर की ज़रूरत पड़ जाता है। तो क्योंकि कंप्यूटर उसके निर्देशों को सीधे ही पालन कर सकता है तो इसलिए वो उसको जल्दी समझ जाता है। इसके उदाहरण है मशीनी भाषाएं तथा असेंबली भाषाएं। फिर अगला है मशीनी भाषाएं क्या होता है। ये भाषा केवल बाइनरी अंकों जैसे 0 या 1 से बनी होती हैं। प्रत्येक कंप्यूटर के लिए उसकी अलग अलग मशीनी भाषा होती है। मशीनी भाषा का प्रयोग प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता था। इनमें त्रुटियों का पता लगाना एवं उन्हें ठीक करना बहुत लगभग असंभव के बराबर था। फिर है आपका, इसी में हमने जैसे कि निम्न स्तरीय भाषा के बारे में हम पढ़ रहे हैं, मशीनी भाषा और असेंबली भाषा कैटेगरी है ना। फिर अगला है असेंबली भाषा। ये भाषाएं पूरी तरह मशीनी भाषाओं पर आधारित होती है, परंतु इसमें 0 और 1 की श्रृंखलाओं के स्थान पर अंग्रेजी के अक्षरों यानी कुछ गिने चुने शब्दों का कोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। मशीनी भाषा में तो सिर्फ 0 और 1 है। असेंबली भाषा में 0 और 1 के अलावा भी अंग्रेजी के कुछ गिने चुने शब्द जो है वो आपका प्रयोग कर दिए जाते हैं। ठीक है, और इसमें इन भाषाओं में लिखे गए प्रोग्राम में त्रुटि का पता लगाना एवं उन्हें ठीक करना इसके कंपेयर में थोड़ा सरल होता है। फिर अगला है आपका मध्य स्तरीय भाषाएं। ये भाषाएं निम्न स्तरीय भाषा तथा उच्च स्तरीय भाषाओं के मध्य पुल का कार्य करता है। जैसे कि सी भाषा, सी भाषा को मध्य स्तरीय भाषा कहा जाता है क्योंकि इसमें उच्च स्तरीय तथा निम्न स्तरीय दोनों भाषाओं के गुण हैं। फिर अगला है उच्च स्तरीय भाषाएं, हाई लेवल लैंग्वेज। ये भाषाएं कंप्यूटर की आंतरिक कार्य प्रणाली पर आधारित नहीं होती है। ये भाषाएं तो हमारे हिसाब से रहता है और हम समझ के जब निर्देश देते हैं तो ये कंपाइलर का यूज़ करके इसको मशीनी भाषा में कन्वर्ट करके कंप्यूटर उसको समझता है। इन भाषाओं में अंग्रेजी के कुछ चुने हुए शब्दों और साधारण गणित में प्रयोग किए जाने वाले चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इनमें त्रुटियों का पता लगाना और उन्हें ठीक करना बहुत ज़्यादा सरल होता है, क्योंकि इन भाषाओं में लिखे प्रोग्राम्स को मशीनी भाषा में कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर के द्वारा ही अनुवाद किया जा सकता है। फिर अगला है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, पहला हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे दूसरे नंबर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्रामों को कहा जाता है जो किसी स्पेसिफिक काम करने के लिए बनाए जाते हैं। इसे हम लोग एप्लीकेशन या ऐप के नाम से भी जानते हैं। जैसे मोबाइल से आप ज़्यादा आसानी से समझ पाओगे, ठीक है। मोबाइल का जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड हो गया, तो मोबाइल का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया आपका व्हाट्सएप हो गया। व्हाट्सएप एक स्पेसिफिक काम के लिए बनाया गया जिसमें आप चैट कर सकते हैं, वीडियो कॉल वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से जैसे कैमरा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिससे आप फ़ोटो खींच सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जैसे कि स्पॉटिफाई जिस पे आप गाने सुन सकते हैं, ठीक है। आपका मैप्स वगैरह होगा जिस पे आप मैप वगैरह देख सकते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक स्पेसिफिक काम के लिए बनाया जाता है और इस तरह के सॉफ्टवेयर को पर्सनली यूज़र के कार्य को ध्यान में रख के डेवलप किया जाता है कि यूज़र उसमें कार्य कर सके। तो ध्यान यहाँ पे क्या रखेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जितने भी होते हैं याद ये रखेंगे कि यूज़र उस पर खुद काम कर सकता है। जैसे कंप्यूटर पे हम एप्लीकेशन की सॉफ्टवेयर की बात करें तो MS ऑफिस हो गया, हम वहाँ पे टाइपिंग कर सकते हैं। पावर पॉइंट हो गया जहाँ पे हम प्रेजेंटेशन से संबंधित काम करते हैं। तो हम यूज़र हैं और जिस सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं दरअसल में वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। जबकि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्यूटर के कार्यों को आसान बनाने के लिए, कंप्यूटर ताकि अच्छे से चले और अच्छे से क्षमतापूर्ण चले, स्पीड चले, जैसे कि एंटीवायरस हो गया, बैकअप के कुछ सॉफ्टवेयर्स वगैरह हो गया, फाइल मैनेजर हो गया, ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में हम काम नहीं करते हैं, ठीक है। मतलब एंटीवायरस में क्या मैं कुछ टाइपिंग कर सकता हूँ, नहीं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में क्या होता है, वो कंप्यूटर को फास्ट करने के लिए या फिर कंप्यूटर से संबंधित कुछ बैकअप्स वगैरह हो गया या फिर उसके जो हार्डवेयर से संबंधित कामों को आसान बनाने के लिए किया जाता है। ध्यान क्या रख सकते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हम डायरेक्ट काम करते हैं, वो हमारे लिए बनाया जाता है, यूज़र इस पर काम कर सकता है। जबकि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है यूज़र के काम करने के लिए नहीं बनाया जाता है ना। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की मदद से आप केवल एक ही स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। आवश्यकता अनुसार भिन्न भिन्न तरह के कार्यों को भी आप कर सकते हैं इस पर। इस तरह के सॉफ्टवेयर को बड़ी बड़ी कंपनियां यूज़र की ज़रूरत को ध्यान में रखकर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स के द्वारा डेवलप करती है। अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एग्जांपल की हम बात करें तो MS ऑफिस हो गया जहाँ पे हम MS वर्ड में टाइपिंग कर सकते हैं, MS पावर पॉइंट में हम प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, MS एक्सेल में हम कोई चार्ट वगैरह तैयार कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर, ठीक है। मीडिया प्लेयर में हम गाने सुन सकते हैं, फोटोशॉप फोटो एडिटिंग करने वगैरह के लिए, टेली जो है वो आपका जो कुछ डेटाबेस वगैरह तैयार करने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर है ना। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कुछ नाम हैं, ये सारे सॉफ्टवेयर्स किसी एक विशेष कार्य को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे मीडिया प्लेयर की मदद से आप वीडियो या गाने को सुन सकते हैं, देख सकते हैं, तो वहीं फोटोशॉप की मदद से आप फोटो से संबंधित कार्य कर पाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को भी दो श्रेणी में बांटा गया है, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर मतलब सामान्य उद्देश्य के लिए बनाया गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर मतलब किसी विशिष्ट उद्देश्य से बनाया गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो पहला हम समझते हैं सामान्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऐसे प्रोग्रामों का समूह जो यूज़र की आवश्यकता अनुसार किसी सामान्य कार्यों को पूरा करता है, उन्हें जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर कहते हैं। मतलब एक सिंगल एक कॉमन इंसान के लिए, है ना, कॉमन इंसान के लिए अगर कोई सामान्य एप्लीकेशन बनाता है कोई कंपनी, तो उसको हम सामान्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। इस तरह के सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम को ऐसे ढंग से किया जाता है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र्स की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। इस तरह के सॉफ्टवेयर की सबसे अच्छी बात यह होती है कि ये सस्ता होता है, लेकिन अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो यूज़र की सभी ज़रूरतों को पूरा नहीं करता। लेकिन ये आप डिसएडवांटेज ध्यान में मत देना। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, यूज़र की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, और सामान्य एप्लीकेशन जो सामान्य कामों के लिए बनाया जाता है। जैसे कि हम इसके एग्जांपल समझते हैं। पहला है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर द्वारा टेक्स्ट, दस्तावेज आदि तैयार करना इसका काम होता है। जैसे कि MS वर्ड हो गया, वर्ड पैड हो गया, नोट पैड हो गया, इसमें हम चीज़ें जो है टाइप करके सेव कर सकते हैं। फिर अगला है आपका ये जो है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर क्या है, आपको टाइपिंग जैसे टाइपराइटर होता था पुराने ज़माने में, तो उसका अच्छा विकल्प दे देता है, ठीक है। उसके बाद है स्प्रेडशीट या सांख्यिकी डेटा टेबल में तैयार करने के लिए या फिर रो या कॉलम में डेटा आदि को रेडी करने के लिए काम आता है। जैसे कि MS एक्सेल जब आप खोलेंगे तो आपको डिब्बा ऐसे कुछ दिखेगा, ठीक है। तो इस तरह की रिपोर्ट तैयार करने के लिए जिसमें आपको टेबल चाहिए, रो कॉलम चाहिए, उसके लिए स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर काम आता है, जिसके MS एक्सेल हो गया, VP प्लानर वगैरह हो गया।
फिर अगला है डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स। डेटा का स्टोर, उसमें संशोधन एवं वर्गीकृत करने के लिए ये सॉफ्टवेयर्स काम आते हैं, जैसे कि ओरेकल हो गया, MS एक्सेस हो गया। यहाँ पे आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं। फिर आगे आपका प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। प्रेजेंटेशन जैसा कि आप कॉलेज या स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपको प्रेजेंटेशन वगैरह देना है ना, बच्चों को आप तो कुछ ट्यूशन दे रहे हैं तो उसको चीज़ें आसानी से समझाना है, तो इसके लिए प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि MS पावर पॉइंट वगैरह हो गया। जैसे कि मैं आपको अगर अभी क्लास पढ़ा रहा हूँ तो मैं MS पावर पॉइंट में ही पढ़ा रहा हूँ, तो ये प्रेजेंटेशन वाला सॉफ्टवेयर हो गया है ना। अब यहाँ पे आपका हो गया की नोट वगैरह हो गया। फिर आपका ग्राफिक्स से रिलेटेड सॉफ्टवेयर जैसे MS पावर पॉइंट, इसको आप हटा दीजिएगा, हार्वर्ड ग्राफिक्स वगैरह हो गया है ना, ये MS पावर पॉइंट डबल टाइप हो गया। फिर अगला है आपका डेस्कटॉप पब्लिशिंग। इसमें जैसे कि आपको कुछ पब्लिशिंग बुक अगर पब्लिश करना है, जिनको जो बुक वगैरह पब्लिश करते हैं उनके लिए ये सारे सॉफ्टवेयर काम ज़्यादातर आता है। जैसे पोस्टर्स वगैरह जिन लोग पब्लिश करते हैं, जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह पब्लिश करते हैं, उन लोग क्या यूज़ करते हैं जनरली, पेज मेकर, MS पब्लिशर, कोरल ड्रॉ, इन सारे सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हैं। ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं। कैड डिज़ाइनिंग के लिए, कैड का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग, है ना। जैसे आप देखेंगे एक सिविल इंजीनियर है, अगर वो घर का 2D डिज़ाइन बना कर देगा तो वो ऑटो कैड में बनाएगा, है ना। अगर 3D डिज़ाइन बनाएगा तो उस टैड प्रो हो गया, अगर मैकेनिकल इंजीनियर है तो सॉलिड वर्क्स वगैरह हो गया, है ना। जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैंने किया था, तो कैड से रिलेटेड बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स मैंने पढ़े थे। तो ऑटो कैड, प्रोई, क्रियो, सॉलिड वर्क्स, एनसिस, कैटिया, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स मैंने खुद सीखे थे। तो ये सारे जो है कैड डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर्स हो गया। फिर अगला है मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया में जैसे आपको गाने सुनने हैं, है ना, तो मीडिया प्लेयर, रियल प्लेयर, ये सब आते हैं। तो जितने भी हमने पढ़े ये सब जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर्स हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे विशिष्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। किसी विशेष काम के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर है। ये जनरली सॉफ्टवेयर जो है किसी फर्म या किसी कंपनी के लिए बनाया जाता है। ऐसे प्रोग्रामों का समूह जो विशेष यूजर की आवश्यकताओं को उनके हिसाब से पूरा करने के लिए विशेष तौर पर तैयार किया जाता है, उन्हें स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ठीक है, मतलब किसी संस्थान से संबंधित मैनुअल वर्क को कंप्यूटराइज करने के लिए इस तरह के सॉफ्टवेयर को तैयार किया जाता है और इसे पैकेज भी कहा जाता है। इस तरह के सॉफ्टवेयर से यूज़र के सारे आवश्यकताओं की पूर्ति को ज़रूरी हो इस तरीके से ध्यान रख के बनाया जाता है, लेकिन इन सॉफ्टवेयर्स को अपने हिसाब से बनवाने में काफ़ी पैसा भी खर्च हो जाता है। ठीक है, ये सारे इतना इम्पोर्टेंट तो है नहीं। तो इसके कुछ उदाहरण हम समझते हैं। स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर के कुछ उदाहरण हैं: अकाउंटिंग पैकेज, पेरोल पैकेज, होटल मैनेजमेंट सिस्टम, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम। जैसे रेलवे रिजर्वेशन का जो पूरा सॉफ्टवेयर तैयार किया है वो विशिष्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है, क्योंकि उसको रेलवे डिपार्टमेंट ने तैयार कराया है। ठीक है, फिर अगला सॉफ्टवेयर है तीसरा, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है ये हम देखते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर को कॉन्फ़िगर, एनालाइज, ऑप्टिमाइज और मेंटेनेंस इत्यादि काम करने के लिए बनाया जाता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे जो ऐप्स होता था, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वो जो यूज़र है उसमें उसके काम करने के लिए डायरेक्ट जो है यूज़र एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में काम कर सकता है, उस चीज़ के लिए बनता था। लेकिन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है ये कंप्यूटर को कॉन्फ़िगर, एनालाइज, ऑप्टिमाइज, मतलब कंप्यूटर को जैसे हम कोई क्लीनर डाउनलोड करते हैं मोबाइल एप्लीकेशन में, तो उस पर हम काम नहीं करते, उस पर हम क्लीन करते हैं मोबाइल को, है ना। उसी तरीके से जो जैसे एंटीवायरस हो गया, एंटीवायरस पे हम टाइपिंग या फिर प्रिंटिंग ये सब नहीं करते। एंटीवायरस कंप्यूटर को कॉन्फ़िगर, एनालाइज, ऑप्टिमाइज, मेंटेन इत्यादि करने का काम करेगा। इसे हम लोग इस तरह के सॉफ्टवेयर को हम यूटिलिटी या यूटिलिटीज़ के नाम से जानते हैं। यह यूज़र के लिए नहीं बल्कि कंप्यूटर के लिए बनाया जाता है। इस तरह के सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स आपके कंप्यूटर को एडिशनल फंक्शनलिटी प्रदान करते हैं ताकि आपका कंप्यूटर जो है बेहतर परफॉर्म कर सके, जैसा कि आपका एंटीवायरस हो गया, जैसा कि आपका डिस्क रिपेयर, बैकअप, फाइल मैनेजमेंट, नेटवर्किंग प्रोग्राम्स इत्यादि हो गए। तो ये सब जो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के कुछ उदाहरण हैं। अब आप क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, बताइए निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर जो है वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, बताइए निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो अगर आपको समझ नहीं आएगा तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि हम इस सॉफ्टवेयर में खुद काम करते हैं या फिर कंप्यूटर के लिए इसको इंस्टॉल करते हैं। तो अगर ऐसे कंपेयर करेंगे तो आसानी से आप क्वेश्चन बना पाएंगे। जैसे आप एंटीवायरस के ही ऑप्शन ले लीजिए।
एंटीवायरस में तो हम काम तो करते नहीं है ना। एंटीवायरस जो है कंप्यूटर को मैनेज करने के लिए, कंप्यूटर को क्लीन करने के लिए, ताकि कंप्यूटर बेहतर परफॉर्म कर सके, इसलिए इंस्टॉल करते हैं। तो वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। ऐसे अगर आप क्वेश्चन बनाओगे तो आसानी से बन जाएगा, ठीक है। यूटिलिटी प्रोग्राम अलग अलग आकार और क्षमता में आते हैं। यह कंप्यूटर संसाधन, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा स्टोरेज आदि के इंफ्रास्ट्रक्चर की क्षमता को फास्ट बना देता है और साथ ही उसको अच्छे तरीके से काम करे, इस तरीके से वो मेंटेन करता है। इस तरह के प्रोग्राम को कंप्यूटर सिस्टम और सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए ही डेवलप किया जाता है, ताकि कंप्यूटर अपनी पूरी क्षमता के साथ अच्छी तरीके से कार्य कर सके, जिससे कि यूटिलिटी प्रोग्राम्स का आम यूज़र को फ़ायदा मिल सके, ठीक है। तो इस तरह के प्रोग्राम को कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को ध्यान में रखकर डेवलप किया जाता है, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज़र को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। कुछ इसके अलावा महत्वपूर्ण और कुछ सॉफ्टवेयर देख लेते हैं। तो पहला है पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर, किसको कहा जाता है, ठीक है। ऐसे सॉफ्टवेयर जो उपयोग के लिए मुफ्त में उपलब्ध होते हैं, इसको पब्लिक डोमेन या फिर ओपन सोर्स या फिर फ्री सॉफ्टवेयर भी हम शॉर्ट में कह देते हैं, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर जो फ्री में उपलब्ध होते हैं पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। इन्हें शेयरवेयर या फिर फ्रीवेयर या ओपन सोर्स भी हम कह देते हैं। इन्हें इंटरनेट से मुफ्त में हम डाउनलोड कर सकते हैं और इसको हम यूज़ कर सकते हैं। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर का अधिकार किसी व्यक्ति या संस्था के पास नहीं होता। उपयोगकर्ता इसके सोर्स कोड तथा उसके प्रयोग में बदलाव भी कर सकता है। मतलब पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर जो है वो फ्री होता है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें कुछ चेंजेस वगैरह भी कर सकते हैं। फिर अब अगला है लोडर और लिंकर क्या है, ये हम समझते हैं। पहले हम समझते हैं लोडर एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो किसी एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम को मेन मेमोरी में लोड करने का कार्य करता है। जैसे एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम का क्या मतलब होता है, ऐसा प्रोग्राम जिसको हम कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकें, एग्जीक्यूट कर सकें, है ना। तो वो क्या होता है, जैसे कि अगर हमारे कंप्यूटर में MS ऑफिस नहीं है तो हम किसी से पेन ड्राइव में MS ऑफिस मांगेंगे, उसका एग्जीक्यूटिबल प्रोग्राम मांगेंगे, फाइल मांगेंगे, है ना। या फिर हमारे कंप्यूटर में एडोब रीडर नहीं है या फिर गूगल क्रोम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, या तो नेट से डाउनलोड करेंगे उसका एग्जीक्यूटेबल फाइल, या तो हम पेन ड्राइव से किसी से ले लेंगे। अब क्या करेंगे, जब हम उस पर डबल क्लिक करेंगे तो वो जो है हमारा जो है मेमोरी में रहेगा। मेमोरी से वो जो है प्राइमरी मेमोरी तक लोड करने का काम जो करेगा, है ना, उसको इंस्टॉल करने के दौरान वो लोडर करेगा। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का वह हिस्सा है जो डिस्क पर पड़ी एग्जीक्यूटेबल फाइल को मेन मेमोरी पर लोड करता है और इसका क्रियान्वयन शुरू करता है। तो जितना भी एग्जीक्यूटेबल फाइल रहता है, जब हम उस पर डबल क्लिक करते हैं, जब उसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो मेन मेमोरी तक लोड करने का जो कार्य रहता है वो लोडर करता है, ठीक है। फिर अगला है आपका लिंकर। जब वास्तविक भाषा में लिखे प्रोग्राम को मशीनी भाषा में अनुवाद किया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त होने वाले आउटपुट को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहते हैं या ऑब्जेक्ट फाइल कहा जाता है। जिसके बाद लिंकर जो होता है, लिंकर नामक प्रोग्राम सभी ऑब्जेक्ट फाइल को मिलाकर एक वास्तविक एग्जीक्यूटेबल फाइल बना देता है। तो लिंकर क्या करता है, ऑब्जेक्ट फाइल को मिलाकर एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट करता है, जो होता है लिंकर। फिर अगला है स्यूडो कोड। स्यूडो कोड क्या होता है, यह एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है किंतु किसी प्रोग्राम को समझाने का औपचारिक तरीका है। दूसरे शब्दों में स्यूडो कोड किसी प्रोग्राम की रूपरेखा है जो इस तरह से लिखी जाती है कि ज़रूरत पड़ने पर इसे प्रोग्राम में तब्दील किया जा सके। स्यूडो कोड वास्तव में एक प्रोग्राम तो नहीं है, लेकिन किसी भी प्रोग्राम को आसानी से समझाने का एक तरीका है, ठीक है। फिर अगला है डिबगिंग या फिर टेस्टिंग वगैरह क्या होता है। पहले हम समझते हैं डिबगिंग। कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर में पाई जाने वाली त्रुटियों को हम बग्स कहते हैं, ठीक है। कंप्यूटर प्रोग्राम सॉफ्टवेयर में जो भी त्रुटि पाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं, बग्स कहते हैं। इन त्रुटियों मतलब एरर को ढूंढने या उसमें सुधार करने की प्रक्रिया को डिबगिंग कहते हैं। बग्स को ढूंढने की प्रक्रिया को डिबगिंग कहते हैं। इस कार्य के लिए तैयार किए गए सॉफ्टवेयर को डिबगर कहा जाता है और इस त्रुटियों को ठीक करने का जो काम होता है, अगर हम सॉफ्टवेयर के सहारे से इस त्रुटि को ठीक करते हैं तो उसे पैच कहा जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रख सकते हैं। किसी भी प्रोग्राम में दो प्रकार की गलतियां पाई जाती हैं, एक होता है सिंटैक्स एरर, दूसरा होता है लॉजिक एरर। सिंटैक्स एरर समझते हैं।
प्रत्येक प्रोग्रामिंग भाषा का अपना एक व्याकरण होता है। जैसे हमारी भाषा हिंदी है, अंग्रेजी है, उसका एक व्याकरण होता है कि नहीं होता, उसी तरीके से प्रोग्रामिंग भाषा का भी अपना एक व्याकरण रहता है। उस व्याकरण को सिंटैक्स रूल कहा जाता है। ठीक है, उस व्याकरण को सिंटैक्स रूल कहा जाता है। प्रोग्रामिंग में व्याकरण की गलतियां ही सिंटैक्स एरर कहलाता है। ठीक है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर जैसे कि कंपाइलर तथा इंटरप्रेटर सिंटैक्स एरर को इंगित करते हैं तथा उनके ठीक होने पर ही प्रोग्राम क्रियान्वित हो सकता है। तो सिंटैक्स एरर बताता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ठीक है, वो बता देता है, उसके बाद उसको ठीक करते हैं, तब जाके प्रोग्राम को हम रन कर सकते हैं। फिर अगला है लॉजिक की गलती, लॉजिक एरर। सॉफ्टवेयर में लॉजिक एरर प्रोग्राम क्रियान्वयन के दौरान उत्पन्न होने वाली सभी समस्याओं पर विचार नहीं करने का परिणाम है। लॉजिक एरर के साथ भी प्रोग्राम काम करता है, लेकिन किसी विशेष परिस्थिति में गलत परिणाम देने की संभावना बनी रहती है। लॉजिक एरर में किसी नियम का उल्लंघन नहीं होता, अतः इसकी पहचान करना कठिन होता है। कई बार क्या होता है, हम कोई चीज़ सिस्टम में इनपुट करते हैं, लेकिन आउटपुट में कुछ गड़बड़ियाँ दिखती हैं, हमको कुछ लगता है कि यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, तो वो मिस्टेक को पता भी करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमने सारे जो डेटा है वो तो सही तरीके से डाले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ लॉजिक एरर होता है और कई बार पता नहीं चलता कि वो एरर किस लिए होता है ना। तो उस तरीके के एरर को हम लॉजिक एरर कहते हैं। लॉजिक एरर की पहचान कर उसे ठीक करना टेस्टिंग व डेबगिंग टीम का काम है। इसको हम आम इंसान ठीक नहीं करते हैं, ये अलग टाइप का काम हो जाता है, इसलिए लॉजिक एरर को पहचानना थोड़ा सा कठिन होता है। फिर एक वर्ड आता है आपका कर्नेल, है ना। तो ये क्या चीज़ है, इसको भी हम समझते हैं। कर्नेल कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम का आवश्यक आधार है। यह वह कोर है जो ओएस के अन्य सभी भागों के लिए बुनियादी सेवाएं प्रदान करता है। कर्नेल एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य घटक है और कंप्यूटर के भौतिक हार्डवेयर और उस पर चल रही प्रक्रियाओं के बीच मुख्य इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। कर्नेल सीपीयू, मेमोरी, आउटपुट, इनपुट और नेटवर्किंग तक पहुंच प्रदान करके हार्डवेयर संसाधनों को साझा करने के लिए कई अनुप्रयोगों को सक्षम बनाता है। यह सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर के बीच समन्वय एवं साझा करता है। इसे सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड भी कहते हैं। अब मैं इसको आपको और सरल तरीके से समझाता हूँ। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर है, ठीक है, और यहाँ पे आपका जो प्रोसेसर हो गया, मेमोरी हो गया, डिस्क हो गया, डिवाइस हो गया। तो ऑपरेटिंग सिस्टम से इन सारी चीज़ों के बीच कनेक्शन कौन स्थापित करता है? कर्नेल। कर्नेल जो है ऑपरेटिंग सिस्टम और आपका जो सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गया, इन सब के बीच जो है एक नेटवर्क का काम करता है, एक साझा का काम करता है। तो ये होता है आपका कर्नेल। फिर अगला है बूटिंग। कंप्यूटर ऑन किए जाने पर बायोस मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायोस है ना, स्वतः ही ऑपरेटिंग सिस्टम की पहचान कर उसे द्वितीयक मेमोरी से प्राथमिक या मुख्य मेमोरी रैम चिप में डालता है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा कंप्यूटर है। यहाँ पे जो हम हार्ड डिस्क में मेमोरी रहता है, सी डी ई, ये सब द्वितीयक मेमोरी होता है हार्ड डिस्क में जो रहता है। ठीक है, तो हार्ड डिस्क में ही ओएस इंस्टॉल रहता है, लेकिन जो प्राथमिक मेमोरी है आपका रैम, रोम इत्यादि हो गया, प्राथमिक मेमोरी रैम, तो जब हम ऑन करते हैं कंप्यूटर को, तो जो ओएस मतलब द्वितीयक मेमोरी से प्राथमिक मेमोरी में जो कंप्यूटर ऑन किए जाने पर बायोस जो होता है स्वतः ही ऑपरेटिंग सिस्टम की पहचान कर उसे द्वितीयक मेमोरी से प्राथमिक मेमोरी में रैम चिप में डाल देता है तथा सॉफ्टवेयर को उपयोग होने के लायक बनाता है। इस प्रक्रिया को बूटिंग या फिर बूट स्ट्रैप कहते हैं। नॉर्मली बहुत लोग क्या सोचते हैं कि जैसे हम कंप्यूटर ऑन करते हैं या फिर रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया जो है वो आपका बूटिंग है, लेकिन कई बार क्या होता है उसमें बस कुछ चीज़ें आपको समझना है। जब ऑन करते हैं तो बायोस जो होता है, बायोस का काम क्या है, जब कंप्यूटर ऑन होता है तो सारे हार्डवेयर को चेक करता है कि वो ठीक है कि नहीं है ना। तो जब ऑन हम करते हैं कंप्यूटर को, तो ऑन करने के दौरान बायोस ऑपरेटिंग सिस्टम की पहचान करता है, द्वितीयक मेमोरी से प्राथमिक मेमोरी में डालता है तथा सॉफ्टवेयर को उपयोग के लायक बनाता है। ये जो पूरी प्रक्रिया है उसे ही हम बूट कहते हैं। कई बार आप देखना कंप्यूटर में रीबूट का ऑप्शन आता है, तो रीबूट करते हैं तो हम लोग रीस्टार्ट कर लेते हैं। लगभग चीज़ें सेम ही हैं। बूट मतलब एक तरीके से स्टार्ट करना। अब बाकी जो है बायोस अपने आप काम कर रहा है, हमको उससे कोई मतलब तो है नहीं, है ना। तो बूट से आप रीस्टार्ट एक सिंपल शब्द में समझ जाना, और रीबूट मतलब रीस्टार्ट। ठीक है, तो बूट जब होता है तो ये सारे काम होता है। ठीक है, बूट जब होता है तो ये सब काम होते रहता है। बूटिंग के समय कंप्यूटर हार्डवेयर के संबंध
में आवश्यक जानकारी भी मॉनिटर में दिखाई देती है। कुछ इस तरीके से आपको बूटिंग के समय 1-2 सेकंड के लिए दिखेगा, उसके बाद वो ऑन होने स्टार्ट हो जाता है। तो बूटिंग के समय जो है बायोस जो है पूरा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सही से है कि नहीं उसका वो चेक कर लेता है, उसके बाद वो ऑन करता है कंप्यूटर को। फिर अगला है यूज़र इंटरफेस। कंप्यूटर तथा उपयोगकर्ता के बीच अंतर संबंध स्थापित करने की जो व्यवस्था होता है उसको यूज़र इंटरफेस कहा जाता है। इसके ज़रिए उपयोगकर्ता कंप्यूटर को आवश्यक निर्देश देता है तथा कंप्यूटर उन निर्देशों का पालन कर सकता है। जैसे कि पहले डॉस जब चलता था, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वहाँ पे हम कमांड देते थे, ठीक है। तो ये जो है यूज़र इंटरफेस उतना अच्छा नहीं था। इसमें हमको हर चीज़ के लिए, हर रिजल्ट के लिए कमांड देना पड़ता था और कमांड को याद रखना पड़ता था। जैसे कि हमको डेट जानना है तो डेट लिखेंगे तो ये डेट बताएगा, टाइम जानना है तो टाइम लिखेंगे तो टाइम बताएगा। तो ये यूज़र इंटरफेस उतना अच्छा नहीं था। कमांड लाइन इंटरफेस एक तरीके का यूज़र इंटरफेस मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इसमें कंप्यूटर को लिखित कमांड टाइप करके निर्देश दिया जाता है। इसमें उपयोगकर्ता द्वारा विभिन्न कमांड याद रखने की ज़रूरत होती है, जैसे कि डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड लाइन इंटरफेस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। जबकि दूसरा होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जो कि आज की डेट में ही चलता है। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से आपको कंप्यूटर में दिखेगा इंटरफेस, ये होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इसमें हम कमांड थोड़ी देते हैं, हमको कोई भी ओपन करना है तो उसके आइकॉन में हम क्लिक कर देते हैं, है ना। तो डायरेक्ट आजकल जैसे टच स्क्रीन लैपटॉप आ गया, टच स्क्रीन मोबाइल हो गया, ये सब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का उदाहरण, जिसमें हम डायरेक्ट टच करके क्लिक करके उसको आदेश देते हैं, इसमें हम कमांड नहीं देते हैं, ठीक है। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में कंप्यूटर सिस्टम द्वारा विभिन्न कमांड को लघु चित्र, जिसको हम आइकॉन कहते हैं, उसके माध्यम से दिया जाता है। उपयोगकर्ता को विभिन्न कमांड इसमें याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उपयोगकर्ता कंप्यूटर स्क्रीन पर आइकॉन मेन्यूज तथा विंडोज़ के माध्यम से प्रदर्शित कमांड को कीबोर्ड या फिर माउस द्वारा क्लिक करके क्रियान्वित कर सकता है। इस तरह के GUI कंप्यूटर के उपयोग को आसान बनाता है। जैसे कि विंडोज़ तथा जो लाइनक्स है वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। आप जो अब हम पढ़ेंगे आज की क्लास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण MCQs पढ़ेंगे जो डायरेक्ट हॉस्टल वार्डन की एग्ज़ाम में आए थे। इससे आगे का जो क्लास है वो आपको पेड क्लास में मिलेगा। अगर आपको आगे की क्लासेस कंटिन्यू करनी है तो आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस में हॉस्टल वार्डन का कंप्लीट पैकेज ले सकते हैं मात्र 1499 रुपये में। अभी ऑफर है, बाद में प्राइस बढ़ जाएगा तो आपको थोड़ा महंगा पड़ जाएगा। तो अभी 1499 रुपये में आप ले लीजिए, है ना। तो पहला क्वेश्चन है, खालिस्तान मल्टीमीडिया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ये हॉस्टल वार्डन 2016 में पूछा गया था। तो यहाँ पे देखिए पावर पॉइंट है जो है वो एक प्रेजेंटेशन वाला सॉफ्टवेयर है, तो ऑप्शन ए आ जाएगा इसका ऑप्शन सही आंसर। फिर ऑप्शन ये इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, विंडोज़ और डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच मुख्य अंतर खालिस्तान की योग्यता है। तो यहाँ पे आएगा मल्टीटास्क। विंडो जो है वो मल्टीटास्क नहीं है, एक टाइम में आप एक ही काम कर सकते हैं, जबकि डॉस जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मल्टीटास्क नहीं है, एक टाइम में आप एक ही काम कर सकते हैं। जबकि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मल्टीटास्क है, एक साथ आप कई काम कर सकते हैं। इसको ऑप्शन ए इसका सही जवाब आएगा। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, एप्पल कंपनी का नाम है, और एप्पल कंपनी का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है मोबाइल के लिए iOS और कंप्यूटर के लिए आपका चलता है मैक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। फिर अगला है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य मैनेजमेंट क्या होता है? मेमोरी मैनेजमेंट होता है, प्रोसेस मैनेजमेंट होता है, इनपुट और आउटपुट डिस्क और इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट, ये सब होता है। तो इस उपरोक्त सही इसका सही जवाब आएगा। ये भी 2016 में पूछा गया था क्वेश्चन। फिर अगला है 2014 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर किसी कंप्यूटर को प्रारंभ करने के काम में लाया जाता है? MS-DOS, यूनिक्स, विंडोज़। तो ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, उपरोक्त सभी इसका सही जवाब होगा। सभी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कंप्यूटर को प्रारंभ करने के काम में लाया जाता है। फिर अगला है, ऑपरेटिंग सिस्टम का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? कौन सा कार्य नहीं है बोल रहा है, ये 2014 में आया था। तो यहाँ पे ऑप्शंस पढ़ते हैं,
इनपुट आउटपुट डिवाइस पर नियंत्रण रखना करता है ये। यूज़र द्वारा चाहे गए उपयुक्त सॉफ्टवेयर चुनना ये भी करता है। कंप्यूटर के संसाधन जैसे मेमोरी, CPU, टाइम आदि आवंटित करना ये भी करता है। हाई लेवल लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना, तो ये काम ये नहीं करता। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, ठीक है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर का काम जो है वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर करता है, जैसे कि कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर वगैरह। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है? तो असेंबलर और कंपाइलर, ठीक है। ए और बी दोनों इसका सही जवाब आएगा। यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। एक मिनट, यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज है ना, को मशीन लैंग्वेज में कौन ट्रांसफर करता है? तो असेंबलर तो नहीं आएगा, क्योंकि असेंबलर जो है लो लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, फिर असेंबली लैंग्वेज को लो लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। तो इसका ऑप्शन जो कंपाइलर आएगा, यहाँ पे आप ध्यान देंगे, है ना, कंपाइलर इसका ऑप्शन आ जाएगा। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? ये 2014 में आया था, ठीक है। तो उबंटू ओपन सोर्स मतलब फ्री वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपका फ्री BDS, ओपन सोर्स, ये सब फ्री ओपन, ये देख के समझ जाएंगे ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो मैकिन्टोश है, अब यहाँ पे ध्यान दें, कई बार हिंदी में हम समझ नहीं पाते। आप मैक का फुल फॉर्म है वो ध्यान रखना, या फिर शॉर्ट में मैक तो लिखा ही रहेगा। तो ये जो मैक है ये एप्पल कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि पेड रहता है, फ्री का नहीं है, उसके लिए आपको पैसे देने होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब आएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर को प्रारंभ करने के लिए आवश्यक क्या है? 2014 में आया था क्वेश्चन। उच्च स्तरीय भाषा, निम्न स्तरीय भाषा, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर को प्रारंभ करने के लिए आपको ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। ऑप्शन सी सही जवाब हो गया। कंप्यूटर वास्तव में क्या समझता है? 2014 में आया था, मशीनी भाषा को, उच्च स्तरीय भाषा को, अंग्रेजी भाषा को या फिर असेंबली भाषा को। तो कंप्यूटर हमेशा मशीनी भाषा को समझता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब रहेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको कंप्लीट क्लास चाहिए, कंप्लीट पैकेज चाहिए, कंप्यूटर का कंप्लीट क्लास चाहिए, तो भी आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में मिलेगा, छात्र और अधीक्षक कंप्लीट पैकेज के अंदर। तो कंप्लीट पैकेज अभी बहुत ही कम प्राइस में है, आप परचेज़ कर सकते हैं, बाद में वो प्राइस बढ़ जाएगा। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हॉस्टल वार्डन का अलग से हमने एक वीडियो भी अटैच किया हुआ है कि आपको हॉस्टल वार्डन का कोर्स कैसे खरीदना है, वो देख सकते हैं। तो कोई भी दिक्कत होगा तो दिए गए नंबर में आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।